फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहेगा आपका बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। ये आपका फर्स्ट पेपर होता है। इसके साथ ही आपको बता दें, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से आपकी परीक्षाएं संभावित हैं। ठीक है, प्रथम नहीं तो द्वितीय सप्ताह में आपकी परीक्षाएं संपादित कराई जाएंगी। परीक्षा फॉर्म आपके भरना स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इसी बात पर इस क्लास को शेयर कर दीजिए। पीएनपी की ओर से परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो नोटिस है वो जारी कर दिया। अब आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर में आपकी परीक्षाएं अगले महीने में। तो आप जल्द से जल्द अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। ये पेपर आपका 50 अंक का होता है, प्रथम प्रश्न पत्र, और 2 घंटे के इसमें आपको समय मिलता है। पूरा पेपर आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से परीक्षा में आपको जो पेपर है वो मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई जो मानसिक मंदता है वो क्या कहलाती है। तो आपको बताना है कि ये जो मानसिक मंदता है इसे हम जैविक मंदता कहते हैं। ये मंदता कैसी होती है? जैविक मंदता कहती है। जन्म के समय बच्चे को किसी तरह की चोट या भ्रूण क्षति की वजह से जो मानसिक मंदता हो जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैविक मंदता कहते हैं। इसके साथ ही आप इस मॉडल पेपर को, इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कहां से कैसे फ्री में इस मॉडल पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें, हम आपको 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने आपको बनाकर इसी चैनल पर दे दी है। तो इसी चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें सभी मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो आप बताएंगे कि शिक्षण अधिगम की वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षण अधिगम की वस्तु की गुणवत्ता पर समन्वित शिक्षा की जो सफलता है वो निर्भर करती है। और दोस्तों, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आ जाते हैं। तो आप बताएंगे कि प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी बालक आपके स्पेशल बालक होते हैं, मतलब विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं सभी तरह के बालक। ये जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, पिछड़े बालक होंगे, मंदबुद्धि बालक होंगे, इन सभी बालकों को विशिष्ट बालकों के अंतर्गत रखा जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? निम्न में से कौन सी जो अक्षमता है वो केवल जन्मजात होती है? तो आप बताएंगे जो मंदबुद्धि है ये केवल जन्मजात होती है, बाकी श्रवण दोष, दृष्टि दोष और मूक बधिर ये आपका जन्म के बाद भी हो सकता है। लेकिन जो मंदबुद्धिता होती है ये केवल और केवल जन्मजात होती है, यानी कि केवल और केवल जन्म से ही होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है? बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, ये किसका कथन है? तो आप बताएंगे ये जो कथन है ये बकिंघम का है। किसका है? बकिंघम का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसके इकाई के जनक कौन है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपको बताना है। इसके इकाई के जनक कौन है? विनय। ठीक है, कौन है? विनय। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या है उसे आप क्या कहते हैं? ठीक है, कोई भी अवर्गीकृत प्रदत्त आपके सामने, ठीक है, मान लीजिए संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे अधिक बार अगर कोई संख्या यहाँ पर आती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर ये जो 3 है ये सबसे अधिक बार आया, बार बार रिपीट हुआ, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। ठीक है, जो बहुत अधिक मात्रा में आया उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए, यानी कि नर्सरी कक्षा में पढ़ाने के लिए जो शुरुआत की जाती है, तो शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु, कौन सा टॉपिक अच्छा है? तो आप बताएंगे कि मेरा परिवार। ठीक है, कौन सा? मेरा परिवार। ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने घर परिवार से ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 9 है।
इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप बताएंगे कि अधिक तनाव का काल कौन सा है। ठीक है, अधिक तनाव का काल कौन सा है, तो आप बताएंगे कि अधिक तनाव का जो काल है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा बालक काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। सूझ का जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आप बताएंगे कि सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया था। किसने दिया था, मनोवैज्ञानिक कोहलर ने दिया था। सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है, कोहलर का है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है आपका 11। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 2009 ये भारत में कब लागू हुआ, 2009। ठीक है, 2009 में पारित हुआ था, ये भारत में कब लागू किया गया, तो आप बताएंगे कि RTE 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, RTE 2009 पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 12 आपसे ये पूछा जा रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनको सामान्यतः क्या होता है, तो आप बताएंगे कि उन्हें डिस्ग्राफिया की समस्या हो सकती है। ठीक है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उन्हें डिस्ग्राफिया की समस्या हो सकती है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसकी जो संख्या रहती है गुणसूत्रों की वो 46 रहती है। कितनी रहती है, सामान्य बालकों के गुणसूत्र में 46 गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यदि इन गुणसूत्रों की संख्या किसी भी रीजन की वजह से एक कम होती है, एक बढ़ती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या है आपका 14। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा जो है वो चिंतन के अतिरिक्त अंतर्गत प्रयुक्त सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप बताएंगे कि ये जो प्रतिभा है ये चिंतन में वो प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका आंसर ये है ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता, ये यहाँ पर आपको बताना कि नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता, पदार्थ। ठीक है, बाकी आपका प्रतिभा हो गया, प्रत्यय हो गया, संवेदना, ये सब चिंतन के अंतर्गत आते हैं। किसके, चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 आपका, प्रश्न संख्या 15 में आपको बताना है कि किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे कि वो कौन सी विधि है, वो है आपकी मनोविश्लेषण विधि। कौन सी विधि, मनोविश्लेषण विधि। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ अब आपके यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। कहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो आप इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा प्रस्तावित हैं, तो PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा जितने भी मॉडल पेपर, हम आपको 3 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के दे चुके हैं, तो चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए, UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर प्ले लिस्ट, तो उसमें सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और जो नए भाई बहन हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन, नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। सबसे पहला प्रश्न आती है लघुत्तरीय प्रश्नों का, प्रश्न संख्या 16। संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। तो भौतिक विज्ञान में संतुलन से अभिप्राय गतिहीनता से गति अनुपस्थिति बताता है, जबकि भौतिक विज्ञान में ये स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। अच्छा उदाहरण है, मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे संतुलन है। ठीक है, प्राप्त सबसे संतुलन है। ये एक के बाद प्रश्न संख्या आपका 17। प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को बराबर भागों में बांटता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप मध्यांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यांक बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 18। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूपों में चिंतन किया जाता है तर्क कहलाती है। क्या कहलाती है, तर्क कहलाती है। प्रश्न संख्या आपका 19 है। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विकासात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था, जीन पियाजे ने।
प्रश्न संख्या आपका 20 है। इसमें पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की जो आंतरिक शक्तियाँ जो अवस्थाएं हैं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 21 है। अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धिमान किस परीक्षण से करते हैं? ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन बालकों के बुद्धिमापन, ठीक है, बुद्धि का जो मापन होता है, बुद्धि मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सा परीक्षण? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 22, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? तो आप बताएंगे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया। सारे के सारे बाल विकास के अलग अलग पक्ष हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 23, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पर बाल विकास की 3 अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं, जिस सबसे पहले होती है शैशवावस्था, ये जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था बताई गई बाल्यावस्था, ये 6 से लेकर 10 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था, जो कि 11 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 24, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता है। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत ये बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 25 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास जो है उसकी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, बौद्धिक विकास की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार हैं। सबसे पहले है इंद्रिय जनित कामिक अवस्था, दूसरा होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा परिपक्व हो जाता है वो अवस्था होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 26 है। अवधान क्या है? तो चेतना का केंद्रीयकरण करना ही अवधान है। चेतना का केंद्रीयकरण ही अवधान है। ठीक है, चेतना का केंद्रीयकरण ही अवधान है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 27, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। रूथ वेंडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान की प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है, रूथ वेंडिक्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि वंशानुक्रम क्या है? माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले जो गुण हैं उसका नाम ही वंशानुक्रम है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 28 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? तो आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना अवश्य समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 29 है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। दूसरा पॉइंट है, बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो आप बताएंगे कि व्यक्तित्व मापन की 3 प्रमुख विधियां हैं, वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है इनकी PDF फाइल आप डाउनलोड कीजिए, उन्हें तैयार कीजिए। यहाँ पर लास्ट में आपकी आंसर की दी हुई है। इस क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़ने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।